if parents and the candidate are okay to go over there, then only we are starting their process, not before that. एज लिमिट कुछ होता है इसको? Minimum age limit is for going to the different countries are different, but minimum is the 21 years. Gulf up to 45 years, Europe from 21 to 54 years. खुबशे लोक न्ही आमकां विचारतात नंबराक लागून कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचो खंय हें करपाचें म्हणून आतां आमी हो पळय हो नंबर पळय आसा ह्या नंबराचेर तुमी हें केल्यार जाता तेंचे तेंचो गुगलाचेर हे सर्च करून तुमी तेंय पळयल्यार जाता आनी अशें करून तुमकां तुमच्या मनान खरेंच तुमकां कितें आसा तें तुमी थंय ऑफिसान येवन विचारपाचें पयशाचें बिशाचें हें आमी कांय सांगूंक शकना तुमी ऑफिसान कॉन्टेक्ट करपाचें आनी थंय तुमी व्हेरीफाय करपाचें कित्याक जायत्या लोकांक आमी पळयलां की लोक मॅसेज घालता आमकां खंय कॉन्टेक्ट करपाचें खंय पळोवपाचें अशें म्हणून पण तेकाच लागून तुमकां आमी हो नंबर दाखयला तेन्ना तें पळोवपाचें आनी ह्या नंबराचेर व्हेरीफाय करपाचें। सर अभी आप ये जो ग्रुप है उनको अलग कंट्री में भेज रहे हैं तो फ्लाइट थ्रू जा रहे हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है तो इनका फ्लाइट में इंश्योरेंस भी सब कवर होता है। मतलब तो सब कवर करके हम उनको भेजते हैं। ओके, थैंक यू। पासपोर्ट जो 10th फेल होते हैं बच्चे उनको पासपोर्ट मिलता है ECR यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, और जो 10th अबव पास किए हुए हैं उनको पासपोर्ट मिलता है इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। इसमें आपको समझने की दो चीज़ें हैं, ECR कंट्रीज भी हैं और ECNR कंट्रीज भी हैं। ECR कंट्रीज 17 कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक गल्फ कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज आर देयर, वो ECR कंट्रीज हैं। ECNR यूरोप कंट्रीज एंड इंग्लिश स्पीकिंग US, Canada, Australia, these are the ECNR countries. But if the ECR passport holder wants to go to the ECNR country, or ECR passport wants to go to the ECR country, we have to clear the immigration. That immigration we are clearing on the portal of eMigrate. So on that we should be registered with the Ministry of External Affairs, then only we can clear the immigration. And we should require a demand letter and the power of attorney from the company. Then only the agent can be, RA can be, recruiting agent can be the do the immigration. That we are doing along with the insurance and everything. We are making the all clearance and then only we are giving them the departures. Okay, thank you. अभी हमारे टेनन हर्ट और कंसल्टेंसी ऑफिस में और ये 5 लोग जो है अभी जा रहे हैं किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान जाने के पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, टेनन हर्ट के ऊपर एक FIR हुआ था। अभी हालांकि में एक महीना भर पहले किसी ने FIR किया कि वहाँ ले जाकर हमको जॉब नहीं दिया है, हमको वहाँ पे तकलीफ में डाला। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपको इसमें क्या भरोसा है, इस कंपनी से आपको भरोसा है? आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम विनय आंबेवड़कर है। आप कहाँ से हो? मैं बेलगाम से। मैं बेलगाम से। अच्छा, आप बताइए कि आपको पता चला है कि इनके ऊपर FIR हुआ है, फिर भी आप जाना चाहते हैं? FIR हुआ है, पता चला है, वो हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया मालूम करके, इसीलिए हम अभी हमारे टैलेंट सर के पास विश्वास है, हम लोग जा रहे हैं। आपकी फैमिली को तो फैमिली भी आपको जाने के लिए इजाज़त देती है? इजाज़त। और आप वहाँ जाएंगे, आप कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पे आपको खाने में कुछ तो भी दिक्कत होगी या आपको रहने में दिक्कत होगी, आप वो सब उन्होंने आपने विजय से ये बात पूरा एक्सप्लेन करके लिया है? एक्सप्लेन करके लिया। आप वो नहीं खा सकते थे तो आप कुक बना के खा सकते हैं, तो क्या बोले? खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। अभी आज आप लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी आप जाइए, काम पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जाएंगे और वहाँ पे से फिर आपका झगड़ा वगड़ा ऐसा नहीं। देखिए, आप हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम खुद के बारे में, हमारे घर का प्रॉब्लम कोई कर देखेगा नहीं, हम खुद फेस करने वाले। आप हार्ड काम कर सकते हैं? हम हार्ड काम कर सकते हैं, कौन सा काम लगाए तो भी हम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? हम लोग कोई दिक्कत नहीं। विजय जी आप बताइए, आप अभी हालांकि में आपके ऊपर एक FIR हुआ था और फिर भी आपने वही उसी का यानी इसमें किर्गिस्तान में आप फिर से वहीं पे 5 लड़का लोग आप बेच रहे हैं? मतलब इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा बिजनेस का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को हम तो क्लियर बता के भेजते हैं, लेकिन उधर पहुंचने के बाद कुछ कैंडिडेट लोगों को वो अगर काम हार्ड लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको कैंडिडेट्स को हार्ड वर्क लगता है कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बता के भेजा है कि प्रोफाइल के अंदर ही फैक्ट्री हेल्पर है। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स यू आर अ लेबर,
इधर यू आर एजुकेटेड, बट इफ यू आर गोइंग एंड यू आर चूजिंग टू गो, आप ही ने चूज किया कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जा रहा हूँ, मैंने तो किसी को जबरदस्ती करके नहीं भेजा हुआ है। उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हर टाइम उनके डिपार्चर के टाइम पे सबके पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम ब्रीफ करके उसके बाद भेजते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वीजा आने तक, डिपार्चर करने तक एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगते ही हैं। आप अपनी खुशी से सब मेडिकल करवाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, खुशी से आप जाते हो, डिपार्चर एग्रीमेंट्स करते हो। उसके अंदर डिपार्चर एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल सब कुछ लिखा रहता है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होती हैं, आप एफिडेविट्स क्लियर करते हो, नोटराइज्ड होते हैं। फिर उधर पहुंचने के बाद आप बोलते हो कि अभी हमारा काम तो ये हार्ड है, कंट्री में टेम्परेचर ज़्यादा है, कंट्री में ठंड ज़्यादा लग रही है, खाने में मेरे को राइस नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आगे क्या करेगा, एजेंट क्या कर सकता है, ये तो आपके ऊपर है। जैसे मैंने बताया, बाद में उधर पहुंचने के बाद इनका कनिंग माइंड चलता है, आइडियाज चलती हैं कि मैं तो लोन लेके आया हूँ, नहीं भी लेके आया हूँ तो मैं वापस गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे तू तो 4 दिन में वापस आ गया, क्या हुआ। तो इसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं एजेंट को, कि एजेंट को बोलो कि बाबा उसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। हाँ, ये सही है कि कुछ एजेंट जो है फ्रॉड है, इसकी वजह से एजेंट बोला तो मतलब फ्रॉड, एक दिमाग में उनको सब ग्लास एक ही से दिखाई देता है। तो पब्लिक को अपना चश्मा दूर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस वाला है, जाने से पहले खुद पूछना चाहिए, उनके पेरेंट्स इधर आने चाहिए, पूरी इंक्वायरी हमसे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मेरा तो प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं सब कुछ दिखा के उनको खुद से सामने से बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाइए, सब कुछ ओके करने के बाद ही आप यहाँ से जाइए। और मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंट्स होते हैं, सब नोटराइज होते हैं। अभी हमने सुना है कि पहले जो लोगों ने आपके ऊपर एफआईआर किया जी। और इन लड़का लोग को उन्होंने कांटेक्ट जी। किया और बताया जी। आप लोग मत जाओ ऐसा वैसा बोल के, तो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को सुला दिया था, तो एक कोरोना वायरस वहां पर पैदा हुआ, उनके दिमाग में आया ये 5 जो है इनको एंटीबायोटिक लगी हुई है, इसकी वजह से ये बोलते हैं हमारे को नहीं लगेगा, हमारी फैमिली जो है हमारी जिम्मेदारी में आती है। हमारे को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि मत जाओ, क्योंकि मेरा टोटल जो डिमांड लेटर है, जो हिसाब से मुझे कैंडिडेट सप्लाई करने हैं उस कंपनी के अंदर हमारी एग्रीमेंट्स होती हैं। हमको जब ऑर्डर मिलता है, हम पहले जाके, हमारा मैनेजर जाके सब काम देख के आता है, फैक्ट्रीज देख के आता है, अकोमोडेशन देख के आता है, उसके बाद ही हम इनको आगे भेजते हैं। और वही चीज़ों का वीडियोज इनको हम दिखाते हैं कि इस तरीके का काम तुमको करना पड़ेगा, ये काम रहेगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री है। उस बंदे का पास जिसके पास हम भेज रहे हैं कंपनी में नियर अबाउट 10 to 12 फैक्ट्रीज है। सीमेंट फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कारपेंट्री फैक्ट्री है। तो इनके ऊपर है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, और कंपनी उनको पगार देगी और इनको काम करना है, तो किस चीज़ की पगार वरना वो देगा। तो हार्डवर्क करने के लिए ही जा रहे हो। अगर आपको इतना सॉफ्ट वाला जॉब चाहिए तो फिर तो मुश्किल वाला काम होता है, फिर उसका आप चूज मत करो। आप खुद से चूज कर रहे हो कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जाऊंगा। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स लेबर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वीज़ा का वैलिडिटी कितना टाइम होता है? यहाँ से वीज़ा जो जाती हैं वो 3 महीने की लग के जाती हैं, वहाँ पर उनको वर्क परमिट्स दी जाती हैं जो 1 साल की हो जाती है। यहाँ से ट्रैवल करने के लिए इनको 3 महीने की वीज़ाज मिलती हैं। उसके बाद जाते ही कंपनी में जैसे ही ये लोग ज्वाइन हो गए, कंपनी इनको वर्क परमिट देती है 1 साल की रिन्यूएबल। तो अगर 1 साल खत्म होने से पहले इनको पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू करना चाहते हो, अगर ये ओके बोलेंगे तो वापस से उनको 1 साल का और वर्क परमिट मिलता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन वेरीज टू वेरीज। कुछ कंट्रीज डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर्स जो हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, यहाँ पर वर्क परमिट्स है। वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में काफ़ी डिफरेंस है वीज़ाज के अंदर। तो इनको 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, आने जाने की टिकट कंपनी देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो 1 महीने का उसका पेड लीव मिलता है और 1 साइड का टिकट देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको भेज देते हैं। ओके, और दूसरी बात, अभी वो जो जाएंगे उनको क्या रिटर्न वीज़ा टिकट होती है क्या? नहीं, रिटर्न टिकट इनको नहीं होती है, क्योंकि ये 1 वे जा रहे हैं, इनको तो 1 साल काम करना ही है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कंट्री का जो लेबर लॉज है, जो पहले कैंडिडेट लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका सही तरीका ये था कि वहाँ पर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर अगर मैंने यहाँ से 50,000 सैलरी बोल के भेजी और फैक्ट्री हेल्पर का जॉब दिया, और अगर कंपनी ने आपके साथ में कोई भी वायोलेशन करता है तो लैंड ऑफ लॉ वहाँ का लगेगा। अगर वो वहाँ पर किसी की फाइटिंग करेगा तो मैं थोड़ी ना उसका जिम्मेदार हूँ, उसको तो वहाँ का कानून लगेगा। किसी लड़की को छेड़ेगा तो वहाँ का लगेगा, तो वहाँ का लेबर लॉस। उन लोगों ने गलत काम क्या किया, किसी पॉलिटिशियन को फोन करके मेरे ऊपर प्रेशर लगवा के ये सब करवाया है। वरना हमारी इंडियन एम्बेसीज है वहाँ पर, किस चीज़ के लिए? लेबर कोर्ट्स है, वो किसके लिए? उनको काम था वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में। अगर मैंने भी गलत किया है तो आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करते। एम्बेसी अगर बोलती कि येस टैलेंट हंट इज द कल्प्रिट, देन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। बट विदाउट सुने, विदाउट कुछ किए आपने डायरेक्ट मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच इज आई एम द विक्टिम।
खाली एजेंट ही फ्रॉड होता है ये नहीं होता है, कभी कभी एजेंट भी विक्टिम हो जाता है। हम ये सब इसलिए बताना चाहते हैं कि गोवा में हमने देखा है बहुत से एजेंट है, रजिस्टर करे बिगर लोगों को ऐसे ही बुलाते हैं, उनको जॉब देते कहते हैं, उनके पास से पैसा लेते हैं और बाद में उनको जॉब नहीं देते हैं, उनको आना जाना उनका देते हैं, उनका पासपोर्ट निकाल के रखते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ रजिस्टर है, गोवा में सिर्फ 11 एजेंसी रजिस्टर है, बाकी कोई रजिस्टर नहीं है। तो जो रजिस्टर है उसी के पास आप अपना पासपोर्ट दीजिए, जो भी काम करना है आप उनके थ्रू से करिए, जिसके ऊपर आप पूरा इंक्वायरी लीजिए कि क्या है, किधर है, इनका जो भी काम है, वर्क इनका कैसा है, वो सब देखिए। उसके बाद ही जाने के बारे में सोचिए, क्योंकि कहीं पे किसी को भी बदनाम करने से अच्छा सोचिए कि आपको ये सब वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे भी काम करते तो उस कंपनी के बारे में आपको इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। और ऑलरेडी ये रजिस्टर है इंडिया में, दिल्ली सरकार के पास इनकी रजिस्ट्री है। यूएन एम्बेसी में, फॉरेन में भी, इधर भी पूरी जगह में रजिस्टर है। एम्बेसी को सबको मालूम है। मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा वेरीफाई करें बिगर इस काम पे हाथ ना डालिए, वेरीफाई करिए और आप जहाँ जॉब को जाना है आप जाइए। एजेंट आपका रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो पब्लिक डोमेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा लाइसेंस आप टैलेंट एंड कंसल्टेंसी करके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि वैलिड है या नहीं है। हर कैंडिडेट का काम है, हर पेरेंट का काम है कि वो लाइसेंस चेक किया हुआ बंदे को जाइए। वो कुछ इलीगल एजेंट्स की वजह से जो एजेंट लीगल हैं उनको भी वो लोग उसी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमको पासपोर्ट सबमिट करते हैं। मेरे पास जो ऑपरेशन, मैं जो तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपना बिजनेस, आपका सेकंड पैराग्राफ अगर इंग्लिश में पासपोर्ट एक्ट का पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक जिसका कॉमन जो मेन सब्जेक्ट है। दिस पासपोर्ट शुड नॉट बी सेंट आउट ऑफ एनी कंट्री बाय पोस्ट। दिस शुड बी इन द कस्टडी आइदर ऑफ द होल्डर और ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूँ, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूँ, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूँ। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूँ कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने कंट्री में लोगों को भेजते हैं सर? मैं ज़्यादातर इस टाइम पे यूरोप कंट्रीज कर रहा हूँ, प्लस गल्फ कंट्रीज करता हूँ। मैं यहाँ पर 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट। आप गोवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस हैं जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैटरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, इसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट में भी जा सकते नहीं हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में भेजता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो ट्रैवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है, कंपनी से एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये एक ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी।
रिसेंटली एक फ़्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कैंडिडेट को भेज रहे हैं, इनका इंश्योरेंस कवर रहता है फ्लाइट? हाँ जी, इनको जब भी हम इमिग्रेशन करते हैं उस टाइम में इनका फ्लाइट कवर रहता है, एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है, क्योंकि जब हम ई माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है।